Good morning, friends. Welcome back. Let's begin the third video of organizing of business studies class 12th. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान कि हम लोग पहले काम बांटते हैं और फिर उस काम के लिए लोगों को असाइन करते हैं जॉब उनकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पे। तो हम लोग और उसी जॉब असाइनमेंट के दौरान ही हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग महसूस करते हैं। एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर विल रिजल्ट, और एक अच्छा जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर योग्य व्यक्ति योग्य जगह पर रहेगा तो वो बिल्कुल कंपनी की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को ज़रूर ही इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर एक अयोग्य व्यक्ति एक बहुत ही रसूखदार और मजबूत पोस्ट पर रहे लेकिन उसके पास अगर वो क्वालिटी नहीं है तो फिर वो अपनी पोस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, अपने सारे काम को अच्छे से कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कंपनी की और पूरे टीम की इफेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो एक आउटलाइन है, एक आउटलाइन उस आउटलाइन के अंदर ही सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। एक स्वरूप होता है जिसके अंतर्गत सारे काम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम उसी स्वरूप के अंतर्गत, उसी आउटलाइन के अंतर्गत होते हैं। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल resources, and this enables a business enterprise to accomplish desired goal। और जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, और इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा भी है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दिस इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ अ बिजनेस। तो कहीं भी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, मैनेजमेंट की। तो सारे रिसोर्सेज को एक जगह कंबाइन करके, कोरिलेट करके, कोऑर्डिनेट करके उनका इस्तेमाल अपने गोल की अचीवमेंट के लिए करना, दैट इज़ द बेसिक वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट feature which decides the size of organizational structure। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा कितना बड़ा होता है ये हमारे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे निर्भर करता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। ऐसा नहीं कि एक आदमी के जिम में अगर हम लोग 100 एम्प्लॉयज़ को लगा दें तो बहुत अच्छा काम होगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कम हो सकता है। एक मैनेजर हम लोगों ने कम कर लिया, इससे होने वाला फ़ायदा हमको दिखने लगा। लेकिन एक आदमी अगर 100 एम्प्लॉयज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा तो हमारे 100 के 100 एम्प्लॉयज़ को दिया जाने वाला तनख्वाह हमारी क्या हो जाएगी, बेकार हो सकती है। सबकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। तो हम स्पैन को उस आदमी की क्वालिफ़िकेशन, उस आदमी की कैपेबिलिटी के आधार पर रखते हैं। जो मैनेजर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मैनेजर अगर सक्षम है तो वो करे, लेकिन एक लिमिटेड एक नंबर होता है जिससे ज़्यादा एक व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। उसकी बात अगर करें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऐसे इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है जिनको एक मैनेजर इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकता है। उसको हैंडल करने में ना कोई एक्सेस लोड है, ना कोई प्रॉब्लम है, और बड़े आराम से वो लोगों की देखभाल कर सकता है। इससे और उनकी प्रोडक्टिविटी, मैनेजर की प्रोडक्टिविटी और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होती है, हो सकते हैं।
आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल। सुनीता opened her own travel agency. The success of her travel agency depends on a harmonious relationship between the customer and the employees of the travel agency. अच्छा व्यवहार, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा व्यवहार उसके बिजनेस की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। In order to achieve this objective, she has divided the entire work of agency into 3 subheads based on the function, namely operations, sale and administration. और operations में ट्रेवल काउंसलर, रिजर्वेशन, टिकटिंग एक्सेट्रा। उसने क्या किया, उसने स्पेशलाइजेशन किया कि उसने पहले अपना ऑब्जेक्टिव जो मेजर बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए उसे कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना, उसका ज़्यादा उसकी कंपनी के रिलेशन अगर कस्टमर से अच्छे रहेंगे तो उसके बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है। तो उसने फंक्शन बेसिस पे कंपनी में जितने फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, तो इन सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, अलग अलग टीम बना दी और सारी टीम अपना काम कर रही है। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अ बुक कीपर विल नॉट डू द वर्क ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। Functional structure is grouping of job of similar nature under functional and organizing these major functions as separate department creates a functional structure. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या हुआ? फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे है कि कंपनी में कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे भी हम लोग ने पिछले एग्जांपल में देखा कि ऑपरेशंस के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, फिर अकाउंटिंग के लिए अलग। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए एक अलग अलग टीम बनाना और वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ उसी फंक्शन पे काम करता है, बिल्कुल उस फंक्शन पे स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे प्रोडक्शन में है तो सिर्फ प्रोडक्शन की बातें होंगी वहाँ पे, मैं मार्केटिंग में है तो सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे वो लोग करेंगे और उस डिपार्टमेंट में उस फंक्शन के स्पेशलिस्ट को जगह मिलती है। ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड, और हर डिपार्टमेंट अपने अपने हेड को रिपोर्ट करता है। हर फंक्शनल हेड, हम लोग इस फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग फंक्शनल हेड जो रखते हैं वो एक स्पेशलिस्ट होता है, उस फंक्शन का स्पेशलिस्ट फंक्शनल हेड होता है जिसको पूरी टीम रिपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शन विल इंक्लूड, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कंपनी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के काम को किस छोटे छोटे डिवीज़न में बांटेगी। दैट इज़ प्रोडक्शन, परचेज, एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का हो जाएगा, एक डिपार्टमेंट परचेज का हो जाएगा, एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, परचेज मतलब रॉ मटेरियल जो परचेज करेंगे एक डिपार्टमेंट से, परचेज वो परचेज के स्पेशलिस्ट होंगे, वो नेगोशिएशन स्किल्स में एक्सपर्ट होंगे, वो लोग रॉ मटेरियल का क्वालिटी पहचानने में एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा जो रॉ मटेरियल लेगा और वहाँ से फिनिश गुड तैयार करेगा। फिर इस फिनिश गुड को मार्केट में सेल करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनेगी। फिर इन सारी चीज़ों का अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट्स। दीज डिपार्टमेंट्स मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, और इन डिपार्टमेंट को पहले बाद में आगे जाके इनको भी सेक्शंस में बांटा जा सकता है, लेकिन मेजरली अगर फंक्शनल बेस पे हम लोग कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डिवीज़न करते हैं तो दैट इज़ नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। हियर इज द एग्जांपल ऑफ दैट फंक्शनल स्ट्रक्चर, दैट वन मैनेजिंग डायरेक्टर, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिज हेडिंग, he is meeting with the head of human resource, one function, head of marketing, one function, head of R&D, one function, and head of purchasing। तो ये 4 हेड हमारे पास रहेंगे जो कि हमें तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिपार्टमेंट बनाए हैं।
ये चारों डिपार्टमेंट क्या है, फंक्शन बेस्ड डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक का काम है फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि आपके जो भी मैनेजमेंट है, जो मैन पावर है, आपको उसको मैनेज करना। फिर मार्केटिंग, जहाँ भी हम सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। फिर न्यू प्रोडक्ट्स का रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना, पुराने प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करना। और एक होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, जो कि रॉ मटेरियल की है तो रॉ मटेरियल, या फिर अगर फ्रेश गुड है तो फ्रेश गुड को परचेज करके उसको सेल के लिए अवेलेबल कराना, ये इस डिपार्टमेंट का काम होगा। तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट जो बटे हैं, वो 4 डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शंस में एक्सपर्टीज़ हैं, और वो लोग इन फंक्शंस को सिर्फ निभाते हैं। अगला होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस देखा कि एक फंक्शन का स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीज़न। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिवीजन्स हैं, तो हर डिवीज़न के लिए एक अलग मैनेजर नियुक्त किया, और उस मैनेजर को उस पूरे डिवीज़न के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बोल दिया। उसको पूरी अथॉरिटी दे दी गई उस यूनिट के लिए कि आप इससे बिजनेस कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। इस डिवीज़न इज़ मल्टी फंक्शनल बिकॉज हर डिवीज़न, मान लीजिए अब कोई मोबाइल, एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, फ्रिज बनाती है, बाइक्स बनाती है, तो ये क्या कर सकती है कि ये कंपनी लैपटॉप्स के लिए अलग डिवीज़न, मोबाइल के लिए अलग, बाइक के लिए अलग, एसी के लिए अलग एक डिवीज़न बना देगी, और इसमें वो सिर्फ वो लोग रहेंगे जो कि उस प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उनके पास एक स्पेशलाइजेशन है, उनके पास एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट में काम करने का। और फिर आगे जाके इन डिविज़न्स में फिर फंक्शनल ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। आगे जाके इनको और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा सकता है इनके फंक्शंस के आधार पे। तो क्या कहने का मतलब हुआ, हर डिवीज़न, पहले तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिवीज़न के आधार पे बांटेंगे। डिवीज़न कुड बी अ प्रोडक्ट बेसिस और कुड बी ऑन टेरिटरी बेसिस, और भी बहुत सारे बेसिस है जिन पे आधार पे हम लोग डिविजनल डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फिर हर डिवीज़न में हम लोग एक फंक्शनल स्ट्रक्चर हमको रखना होता है। ईच डिवीज़न इज सेल्फ कंटेंट एज इट डेवलप एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन के मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, सबके लिए वो लोग स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। तो हर डिवीज़न अपने आप में सेल्फ कंटेंट होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर को हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसके अंडर में ये 4 डिवीजन्स हैं, कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर। और अब वो इसमें गारमेंट्स का एग्जांपल दिया कि गारमेंट्स में एक अलग से HR, मार्केटिंग, R&D एंड परचेजिंग। उसी तरीके से कॉस्मेटिक में भी HR, मार्केटिंग, रिसर्च एंड R&D एंड परचेजिंग हो सकता है। स्किन केयर में भी ऐसा 4 डिपार्टमेंट बना के रख सकते हैं। तो ऑन टॉप लेवल, इफ़ कंपनी इज डिवाइडेड on the basis of divisions, and divisions could be product based, territory based and other basis can be used। तो अगर ऐसे डिविजन्स में कंपनी बटी हुई है, भले ही नीचे लेवल पे जाके हम लोग फिर फंक्शनल ग्रुप भी बनाए हैं, लेकिन इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर डिविजनल स्ट्रक्चर्स। तो फंक्शनल और डिविजनल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिस का फॉर्मेशन क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, आधार क्या होता है, तो फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मीन्स मार्केटिंग, HR, मतलब वर्क्स, एक्टिविटीज़ विच आर वेरी फ्रिक्वेंटली डन इन अ बिजनेस टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। और डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या बेस होता है, प्रोडक्ट लाइन। जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग फंक्शंस का एक्सपर्टीज़ के आधार पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग प्रोडक्ट में किसी का एक्सपर्टीज़ है उसके आधार पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं। स्पेशलाइजेशन, फंक्शन स्पेशलाइजेशन होता है और इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अब फंक्शनल में क्या है कि एक ही प्रोडक्ट को 4 लोग मिलके अलग अलग उसके सक्सेस में अलग अलग उनका रोल है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, तो वो कितना सस्ता रॉ मटेरियल परचेज करता है, इससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे हो गया। फिर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस करके हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं,
इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन का सक्सेस में, उस प्रोडक्ट के सक्सेस में क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग मार्केटिंग अच्छे से सेल करके हम लोग उसकी सेल बढ़ा के हम लोग उसके प्रॉफिट में इंक्रीज कर सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कोई फेलियर होता है तो वहाँ पे मुश्किल होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि किसकी वजह से कोई फेलियर हुआ है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग प्रोडक्ट वाइज करते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग उस प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। मैनेजेरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट, फंक्शनल में डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो मैनेजेरियल डेवलपमेंट होता है वो, अब जो मैनेजर है वो सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर है, वो सिर्फ मार्केटिंग के ही एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। तो इसमें जो भी फंक्शनल मैनेजर होता है वो सीधा टॉप मैनेजमेंट को क्या करता है कि रिपोर्ट करता है। और इसमें क्या है, ईजियर ऑटोनॉमी एज वेल एज अ चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन हेल्प इन मैनेजर। और यहाँ पे क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर में कि एक ही डिवीज़न में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो एक मैनेजर अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भर सकता है, अपने आप को परफॉर्मेंस अपने ठीक करके वो अलग अलग जगह पे प्रमोशन करके अपनी मैनेजरियल डेवलपमेंट कर सकता है वो। फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल कॉस्ट। लागत क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो फंक्शन होते हैं मार्केटिंग के हैं तो वो एक ही जगह होना है, तो उसमें डुप्लीकेशन मतलब कि एक ही काम 2 बार 3 बार नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि सस्ता पड़ता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर में हर प्रोडक्ट का अलग मार्केटिंग, हर प्रोडक्ट का अलग प्रोडक्शन, तो इसमें कई बार एक ही काम को कई बार करने के चक्कर में क्या होता है कि हर कोई वो काम अपने हर डिपार्टमेंट पे वो काम पर्सनली किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। अगर एक कंपनी में मल्टी प्रोडक्ट का चलन है और वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट में वो परफॉर्मेंस अच्छा हो, दूसरे प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस कम हो, लेकिन जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए अगर मान लीजिए मार्केटिंग में लगा रहे हैं, हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, तो हम मार्केटिंग में चारों प्रोडक्ट पे जोर लगाएंगे। जबकि अगर डिविजनल स्ट्रक्चर में कभी किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका अलग ही हमारे पास डिवीज़न है, तो हम लोग उस डिवीज़न पर ध्यान देकर उसको फिर से उसकी गिरती हुई सेल को हम लोग फिर से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक हल्का फुल्का डिफ्रेंशिएशन है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को 2 तरीके से हम लोग संगठन जो है उसको हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। टू इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू वर्क प्रोसेसेस हैव टू बी लेड डाउन। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से काम करना है, कैसे आपकी अटेंडेंस होनी है, कैसे आपको पेमेंट मिलना है, कैसे आपको इंक्रीमेंट मिलना है, हाउ यू विल गेट प्रमोटेड, सेवरल थिंग्स। तो इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस। ये बताता है कि आपकी जॉब पोजीशन क्या है और आपके सीनियर जॉब पे कौन है और आपके जूनियर जॉब पे कौन है। इस तरीके से वो जॉब अपनी उनकी जॉब की पोजीशन जो भी है वो किनको उनको रिपोर्ट करना है, किनको उनको सुपरवाइज करना है, ऐसा उनका पूरा एक प्रोसीजर डिफाइंड होता है रूल्स के मदद से। इट इज़ अ मीन्स ऑफ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। मालूम है हमें। एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It is deliberately designed by top management to facilitate the smooth functioning of the organization. ऑर्गेनाइजेशन सुचारू रूप से चले, इसके लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ये हो गया आपका कि हमारा बॉस, मैं
मेरे नीचे का जो एम्प्लॉय है, ये तीनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन हुए। लेकिन इन तीनों के बीच में जो संबंध है वो फॉर्मल है, क्योंकि वो संबंध जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे आधारित है, बहुत सारे डिसिप्लिन्स पे आधारित है। तो हम लोग ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पे। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जन्म ले सकता है। इसमें कोई किसी का बॉस नहीं होता, कोई किसी का जूनियर नहीं होता, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, और पर्सनल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ जो होता है, आपस में बातचीत करते हैं लोग, दोस्ती मित्रता हो गई तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको लिया सकता है। इसमें कोई रूल्स नहीं होते, लेकिन एटिकेट्स होते हैं, जो एक व्यवहार है जो आपसे आपसे माना जाता है कि आप उस व्यवहार का पालन करेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व्स फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिशियली लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होता, बस वही एटिकेट्स फॉलो होते हैं। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और डेवलप बाय ग्रुप। जिस तरीके से फॉर्मल में इंफॉर्मेशन हमें ऑर्डर्स हमें ऊपर से आते हैं और इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, एक एक डिसाइडेड पाथ है उनका, डिसाइडेड रूट है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि कोई भी आपको कोई जानकारी दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका ये जो संगठन है, इनफॉर्मल संगठन, ये कोई इसमें हायरार्की है ही नहीं। जो जिसके अंदर कैपेसिटी है वो हो सकता है आपका लीडर बन जाए, लेकिन इसमें कोई पद नहीं है और वो आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, आप उसके अंडर में नहीं, आप उसके जूनियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे ग्रुप्स में। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट द्वारा ये नहीं बनाया जाता है, ये अपने आप बन जाते हैं ये संगठन। इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और ये सिर्फ एक सोशल रिलेशनशिप होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जब केस स्टडीज़ सॉल्व करेंगे तो हमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और अगर केस स्टडी आपको मिलती है तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं और आप खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सो गाइस,